हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो देखो, अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। मतलब एज इन टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, एज इन पेज नंबर मैं बता दूँ तो अभी तक हम लोगों ने पेज नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देखो बेसिक कंसेप्ट अगर देखोगे तो अगर इंडियन पॉलिटिक्स आप चाहते हो तो लूसेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इन विच यू कैन रिलाई। क्योंकि देखो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, आई होप दैट यू विल हैव रेड राइट। उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ी होंगी। अब उसके बाद जब ये दोनों पढ़ लेते हो, अगर इनकेस शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है विच इज़ वेरी हेक्टिक फॉर लक्ष्मीकांत, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, और एनसीईआरटी का बनाया तो वेरी गुड। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है देन वेल इनफ। लूसेंट जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है विथ विच यू कैन रिवाइज होल ऑफ द टॉपिक। मतलब पूरे इंडियन पॉलिटी का आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ़ इन केस यू हैव रेड लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी यू कैन रिलाई ऑन लूसेंट। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। क्योंकि देखो वैसे भी लेक्चर वीडियो बहुत लंबा होगा, तो अगर मैं इसी लेक्चर में मतलब बहुत सारा आलतू फालतू की बात मैं बोल दूँ तो दैट विल टेक मच मोर टाइम। तो बीच में अगर कुछ उस तरह बोलना रहा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। देखो नेम ऑफ द कमेटी आप देखोगे तो कमेटी ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ये भी राजेंद्र प्रसाद। और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये राजेंद्र प्रसाद। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट्स कमेटी ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और मिनिस्ट्रीज एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और क्रेडेंशियल कमेटी दैट इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखिए दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ द कमेटी सबसे पहले आएगा, दूसरा है सॉरी 11th नंबर आएगा हाउस ऑफ कमेटी, इस बी पट्टा भी सीता रमैया। ओके, फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो जीवी मावलंकर। माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बाडोली। उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी ए वी ठक्कर। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर टू बी कितना है, 389। कितना है, 389। उसके बाद देखो ऑफ हुम 93 वेयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एंड 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ऑफ विच 297 फ्रॉम द गवर्नर provinces and one each from 4 chief commissioner provinces. फिर after the partition of India, number of member of the Constituent Assembly came to 299, including 15 women, of whom 284 जो थे were actually present on 26 November 1949 और सारी signed on the फाइनली अप्रूव एंड साइंड ऑन द फाइनली अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज एन ये जनरल नॉलेज है, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, एलिफेंट जो है ये एज एन सिंबल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। कौन क्या है, एलिफेंट है, वो क्या है, सील है ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सिंबल है। साथ ही साथ ये कितना टाइम लिया था, तो 2 साल 11 महीने और 18 डेज, मतलब 2 year 11 months and 18 days for the Constituent Assembly of to finalize the Constitution. Objective resolution जो आप देखोगे ये बेसिकली मूव किया गया था इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन December 13, 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, which was adopted after the considerable deliberations and debate in the assembly on 22nd January 1947. The following objective जो है was embodied in the resolution. अब देखो, to foster unity and nation and to ensure its economic and political scrutiny, to have a written constituent and to proclaim India as a sovereign democratic republic. साथ ही साथ to have a federal form of government with the distribution of power between the center and state. साथ ही साथ to guarantee and secure justice, equality, freedom of thoughts, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action to all the people of India. ये मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ये क्या गारंटी करता है, ये तो आपको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी रहेगा, फ्रीडम ऑफ थॉट्स रहेगा आपके लिए, एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ,
freedom of faith, freedom of worship, freedom of vocation, association or action to all the people of India. अब देखो, to provide adequate safeguard for minorities, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंटेन करेगा इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, मतलब उस टेरिटरी की इंटीग्रिटी को, मान इज्जत को रखेगा ऑफ द रिपब्लिक, एंड साथ ही साथ इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। साथ ही साथ अटेन करना है राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। द प्रिंसिपल जो है, अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली आउटलाइन किया गया बाय वेरियस कमेटी ऑफ असेंबली। साथ ही साथ देयर वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ देयर कमेटी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो अपॉइंट किया है एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी विद B.R. अम्बेडकर एज एन चेयरमैन। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो उसके चेयरमैन कौन है? B.R. अम्बेडकर। किसके? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। साथ ही साथ अगर हम आगे देखते हैं तो अगस्त 29, 1947 को स्क्रूटनाइज किया गया था, मतलब देख रेख, मतलब एज इन चेकअप किया गया था द ड्राफ्ट ऑफ द टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव, मतलब बेनेगल नरसिंह राव। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बेसिकली हेड किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था? सबमिट किया था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑन February 21, 1948। या ना, ये आपको याद नहीं रखना है, उतना आपको ध्यान नहीं रखना है कब सबमिट किया गया था। 26 जनवरी आप वो याद रख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि देखो अगर यहाँ पे डेट कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी अडॉप्शन का डेट होगा ना, अडॉप्शन इनैक्टमेंट, वो आपको याद रखना है। देखो द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वेयर N. गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, B.L. मित्तर, लेटर रिप्लेस्ड बाई N. माधवा राव, डॉक्टर D.P. खैतान, रिप्लेस्ड ऑन डेथ इन 1948 बाई T.T. कृष्णमचारी। थर्ड एंड फाइनल रीडिंग जो है वो बेसिकली कंप्लीट किया गया था नवंबर 26, 1949। ये आपको याद रखना है कि थर्ड या फिर फाइनल सबमिट जो है, फाइनल रीडिंग जो है बेसिकली नवंबर 26, 1949 को हुआ था। और इसी दिन सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बेसिकली अपेंडेड टू इट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एंड पास्ड। कब याद रखना है आपको? मैंने बताया था कौन सा दिन, तो नवंबर 26, 1949, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जनवरी 26, 1950। देखो ये केम इनटू फोर्स आया था ना, है ना। देखो प्रोविजन जो है बेसिकली रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप एंड election and provisional parliament etc. were implemented with immediate effect, that is from 26 November 1949, और rest of the provision जो है basically of the constitution came into force on January 26, 1950, and this date is referred to in the constitution as the date of commencement। ठीक है। अब देखो 26 नवंबर is observed as constitutional day to celebrate the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The government of India, that is Ministry of Social Justice and Empowerment, decided to observe Constitution Day on 26 November WEF on 2050। अब देखो थर्ड है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग को, कुछ हिस्से को कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो देखो स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली डिराइव किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्केलेटल मेन जो हड्डी है, तो मतलब एज इन बोलने के हिसाब से बोला गया है ना, वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मूल नींव है। दो मेनी प्रोविजन जो है बेसिकली इम्पोर्ट किया गया फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड आउट ऑफ 395 आर्टिकल, मतलब 395 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से द टेक्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डायरेक्टली और विच some modification, some of them are listed below along the Government of India Act 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो द एक्ट जो है बेसिकली फॉर्म करता है बेसिक प्रेमाइस और द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है, ठीक है, मतलब मूल नींव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली फीचर करता है फेडरल सिस्टम को, ऑफिस ऑफ गवर्नर को, इमरजेंसी पावर को, एक्सेट्रा को। ठीक है, मतलब अगर आप इतना मान सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है मूलभूत, अगर आप देखोगे तो मतलब बेसिक, तो बेसिक एज इन फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर एक्सेट्रा। बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फ्रॉम, अब देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है।
आप प्लीज़ लिस्ट बना लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, 70% क्वेश्चन पूछता ही है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ सीएजी, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो है बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रियम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है। उसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया है, तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो प्रोवाइड करेगा रेसिडरी पावर टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी और जुरिडिक्शंस। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड ये बेसिकली डीपीएसपी है, मतलब आयरलैंड से क्या लिया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसका मेथड क्या रहेगा, वो कहाँ से लिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है। इम्पीचमेंट कहीं और से लिया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद वेमर कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे जर्मनी, ठीक है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैसे सस्पेंड किया जाएगा, वो कहाँ से लिया गया है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट एज इन आपको पता होगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो एज इन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस को भी। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो ये क्या लिया गया है, तो अमेंडमेंट जो है जो 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यही पूरा नाम है ना इसका, वो कहाँ से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, आई होप दैट आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, ठीक है। यूएसएसआर देखो, यूएसएसआर जो है जब इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये यूएसएसआर से लिया गया है, और साथ ही साथ आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, मतलब जस्टिस का जो आइडियोलॉजी है ना, जो प्रियम्बल में है, वो यूएसएसआर से लिया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 आएगा, वो बेसिकली यूनियन और टेरिटरीज, इसका नाम क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 2, पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये बेसिकली सिटीजनशिप से बिलोंग करता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 यूनियन एंड टेरिटरी है, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद देखो यहाँ पे बेसिकली ना फंडामेंटल राइट जो है ना वो 12 से 35 तक आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पार्ट 3 में सबसे पहले अगर यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, तो पार्ट 3 को यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया गया है, क्योंकि देखो पार्ट 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिटीजनशिप में। एज इन आपको ये याद रखना चाहिए कैसे वो सिटीजनशिप बन सकता है, कैसे उसका सिटीजनशिप जाया जा सकता है, OCI आपको पता होना चाहिए, NRI पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए खुद से। यूनियन एंड टेरिटरीज में अगर आपको जानना है, तो किसी भी स्टेट को अगर अपने अंदर लेना है आर्टिकल 1, उसके बाद किसी भी एक अलग कंट्री का रीजन को अपने में समाना है, और उसके लोगों को क्या होगा, वो कहाँ, वो इसी में बताया जा रहा है। सिटीजनशिप में भी उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। मतलब मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि फंसो नहीं आप कहीं, ठीक है, ऐसा नहीं लगने लगे कि अब इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैं कुछ कुछ बता भी दूंगा आपको। 1 to लेके 4 और 5 से लेके 11 ये जो है आप थोड़ा खुद से कर लोगे। उसके बाद पार्ट 3 देखो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट का सबसे पहले आर्टिकल 12 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 13 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली ये ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विथ और डीरेगेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स है जो उसके इनकंसिस्टेंट है, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएगा। दो चीज़ आपको आर्टिकल 13 में पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स। देखो सिवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक ये चालनी है, ठीक है, सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग इन अ लेमन टाइम कुछ ज़्यादा ही, देखो इसके अंतर्गत आप कुछ डालते हो, वैसा कोई भी आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में आता है
और इससे वो नीचे आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। और वैसा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो ऊपर रह जाएगा, मतलब सेपरेट कर देगा। मतलब आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो सारा राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो आ जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि वैसा सारा राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंतर्गत आर्टिकल 13 आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब एक लॉ के अधीन सब है, मतलब लॉ जो है वो इक्वल है सबके लिए। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या कहता है आर्टिकल 15, ये किसी को भी प्रोहिबिशन मतलब डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो किस विषय में, कि वो अलग जात का है, वो अलग रेस का है, अलग जाति का है, अलग रिलीजन का है। ठीक है, जात मैंने बोली, सॉरी, अलग रिलीजन का, धर्म का है, रेस का है, कास्ट जात का है, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं वो बर्थ ले लिया है तो उसके हिसाब से आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब देखो अपॉर्चुनिटी मतलब सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जैसे महाराज, महाराज, धीराज, फिर ये सब टाइटल जो है आप अपने नाम की सफिक्स में नहीं लगा सकते हो, डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, पीएचडी होल्डर वाले डॉक्टर लगाते हैं ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टाइटल है जो जैसे महाराज और महाराज, धीराज, वो सब टाइटल तो नहीं ही लगा सकते हो, आपको ध्यान रखना होगा। अब राइट टू फ्रीडम। अब देखो राइट टू फ्रीडम है, इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 19। देखो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपको याद रखना चाहिए 1 से लेके 5 तक कुछ है प्रावधान है, वो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम टू मूव। ठीक है, फ्रीडम टू मूव हो गया, फ्रीडम टू रिसाइड और फ्रीडम टू परसू एनी काइंड ऑफ जॉब। इतना आपको आर्टिकल 19 की क्लॉज के अंदर आता है। मैंने लगभग 6 क्लॉज बता दिए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 या 5 क्लॉज, सॉरी 6 नहीं है, 5 है, वो 5 है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 जो है वो क्या कहता है, प्रोटेक्ट करना है, मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। मतलब देखो अगर कोई क्राइम कर देता है तो इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, तो कन्विक्ट कौन है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब राइट टू लाइफ होता है ना, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21A ये कब आया है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 यही कहता है। वहीं पे देखो प्रोटेक्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंसेस, वहीं पे आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कोई ऐसा केस होगा जिसमें आपने क्राइम कर दिया है लेकिन आपको अरेस्ट नहीं हुआ जाएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 22। ठीक है, उसके बाद देखो हम नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक मतलब समझ रहे हो ना आप, एज इन ट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसको एज इन प्रोहिबिट किया गया है, मतलब मना किया गया है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बच्चे को ऐसे देखो, इसमें भी क्लॉज है कितने से कितने साल के बीच में, तो 14 साल है ना, अप टू 14 ईयर है शायद, तो उनको आप एज एन लेबर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। उसमें भी एक्सेप्शन है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ कर सकते हो लेकिन सर्कस में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सब आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी फंसाने के लिए सब पूछ देगा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये क्या कहता है, आर्टिकल 25 तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। मतलब कंसाइंस मतलब अपने मन से आपको क्या प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आपको कौन सा धर्म में रहना है, साथ ही साथ आपको क्या प्रोफेशन करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, मतलब एज एन
कौन सा भगवान को मानना है, कौन सा भगवान को नहीं मानना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप मान सकते हो, ये अलग है, लेकिन यहाँ भी रख सकते हो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और प्रैक्टिस, है ना, और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 26 जो है ये क्या करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो आप अपने रिलीजियस अफेयर को, अपने पूजा पाठ को किस तरह मैनेज करते हो, ये आपका अपना फ्रीडम है, ठीक है। आप मंदिर में जा सकते हो, आप मंदिर में नहीं भी जा सकते हो, आप मस्जिद जा सकते हो, नहीं भी जा सकते, ये आपका अपना मन का मुताबिक होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 27 जो है ये बेसिकली फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये क्या है, फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 27 के अंतर्गत। आर्टिकल 28 जो है वो क्या करता है, फ्रीडम है एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है आर्टिकल 29, वो किसके अंतर्गत आता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल, कम से कम ना आपको सब पार्ट याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आर्टिकल 29 जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है बेसिकली स्टैब्लिश करना है, साथ ही साथ एडमिनिस्टर करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 30 में दिया गया है। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, आर्टिकल 29 जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ का अपना मन मुताबिक काम कर पाए, मतलब एज इन वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही होना चाहिए, लेकिन अपने मन के मुताबिक काम कर पाए, ये आर्टिकल 29 बताता है। वहीं आर्टिकल 30 जो है ना ये माइनॉरिटी को राइट देता है कि आप स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मदरसा होता है ना, तो वो आप एज इन मान सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। अब है सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉ। तो देखो यहाँ पे ना 31A 31B 31C वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। जब आर्टिकल 31A आता है या फिर 31B आता है तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 39 में क्या इफेक्ट लाता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से आपको पता भी होना चाहिए, और कुछ कुछ नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मान लो आर्टिकल 31A पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 31A क्या कहता है कि सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। देखो प्रोवाइडिंग एन स्टेट एक्सेट्रा का मतलब ये कह रहा है ना कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक आर्टिकल हुआ करता था, ठीक है, 19 क्लॉज 6 था वो शायद, तो वो तो अब हटा दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर हटा दिया गया है तो उसके बिहाफ में कुछ आएगा ना। तो देखो यहाँ पे ना ये कहता है ना कि इफ़ आर्टिकल 14 एंड 19 इज़ वायलेटेड देन यू कांट गो टू कोर्ट। मतलब देखो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से कहाँ तक है, 13 से मतलब 12 से 35 है, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 14 आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखो इसका ये कहना है ना आर्टिकल 31A ये कहता है, समझ लो फ्रेंड्स, ये शायद ही कोई बताएगा, शायद ही ये किसी लेक्चर वीडियो में होगा, आप मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। देखो आर्टिकल 31A ये कहता है ना कि देखो इन केस अगर आपका आर्टिकल 14 वायलेट होता है, अगर आर्टिकल 14 वायलेट होता है तो आप क्या करते हो, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 13 के अंतर्गत आप क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 31 यही कह रहा है कि अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं जा सकते हो, यही कह रहा है आर्टिकल 31A। मतलब सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी आप स्टेट जो है वो आप एक्वायर कर रहे हो तो वो बचा रहा है उस पर्टिकुलर इंसान को। अब देखो आर्टिकल 31B ये क्या कहता है, तो देखो देखो आर्टिकल 31B ये क्या कहता है, तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। देखो ये तो बहुत कम कह रहा है। देखो 31B ये कहता है ना कि अगर गवर्नमेंट कांट चैलेंज इन कोर्ट फॉर आर्टिकल 14 एंड 19, मतलब देखो जुडिशियल रिव्यू को ये बेसिकली कहता है ना। देखो आप ऐसे ये मान सकते हो कि गवर्नमेंट कुछ भी अगर लेके आता है ना राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसको मना किया। थोड़ा लंबा कहानी है। पहले होता था कि गवर्नमेंट कुछ भी लाता है जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्रॉपर्टी को अगर वायलेट कर रहा है, ऐसा कोई पावर या फिर ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट ले के आता है ना तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये पहले था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ये 90s के टाइम पे है, कुछ दिनों के बाद कोर्ट आता है, बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोर्ट क्या लेके आता है,
कोर्ट बोलता है कि नहीं दैट कैन बी चैलेंज, तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है, 9th शेड्यूल लेके आता है। ठीक है, 9th शेड्यूल कब आया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आया है, 9th शेड्यूल में लेके आता है। तो 9th शेड्यूल में क्या कहता है कि 9th शेड्यूल में अगर हम कोई भी लॉ डालते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है, और कोर्ट का कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू आएगा। तो फिर अब कोर्ट क्या कहता है कि ये 9th शेड्यूल के अंतर्गत इस बॉक्स में अगर आप कुछ भी डालते हो ये जुडिशियल रिव्यू में आपका आ जाएगा। मतलब कुल मिला के यही है कि आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट हो रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब देखो आर्टिकल 31C ये क्या कहता है, तो 31C बेसिकली क्या करता है, वैलिडेशन ऑफ लॉ विच आर मेड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट DPSP। ठीक है, ये बेसिकली सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो आर्टिकल 39B जो है ना उसके लिए यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, देयर आर कॉन्ट्रावेंशंस विद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको DPSP को आर्टिकल 39 मतलब ये इक्वल ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बेसिकली सबके पास इक्वल पैसा होना चाहिए ना, उसी को अगर वायलेट कर रहा है ना, मतलब आर्टिकल 14 और 19 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आर्टिकल 39B को आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगा। ठीक है, ये बेसिकली वैलिडेशन देता है जो बेसिकली इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट DPSP को आपको मतलब आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आर्टिकल 19 और 14 अगर 14 और 19 दोनों अगर कंपेरेबल में आता है तो आर्टिकल 39 क्लॉज B और C को आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगा, ये 31C यही कहता है। ठीक है, ये मतलब ये केशवानंद भारती केस में आया था ये। ठीक है, आई होप दैट आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से आपको ये समझा दूंगा। देखो ये थोड़ा सा है पेचीदा। ठीक है, जैसे देखो 31A क्या करता है, ये जुडिशियल रिव्यू को इम्यूनाइज नहीं करता है, मतलब ये बेसिकली एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब कंपनसेशन जो है, मतलब अगर मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी हो रहा है, कंपनसेशन जो है ये आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना होगा, यही कहना है, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है। आर्टिकल 31B ये क्या करता है, ये कहता है कि नहीं अगर आप कुछ भी करते हो तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 31C ये क्या कहता है कि अगर इक्वल ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स है उसके अंतर्गत अगर कुछ आता है, या फिर आपको ये याद रखना है अगर आर्टिकल 39B और C अगर को कंपेयर करते हैं आर्टिकल 14 और 19 के साथ, तो आर्टिकल 39 क्लॉज B और C को ज़्यादा तवज्जो आपको देना होगा। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा है ये पेचीदा है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक्सेप्शन है ना, आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 32 देखो रेमेडीज़ जो है फॉर द एनफोर्समेंट राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। देखो मतलब देखो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिकली आर्टिकल 32 को बोला गया है। ठीक है, आपको याद रखना है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जाना गया है इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब देखो आई होप दैट आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है ये बेसिकली पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा, है ना। आर्टिकल 34 ये क्या कहता है, ये रेस्ट्रिक्शन करता है ऑन द राइट्स कन्फर्ड ऑन दिस पार्ट वाइल मार्शियल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया। आर्टिकल 35 ये क्या कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट रहता तो मैं और समझा देता, है ना। अब देखो एक बार DPSP देखते हैं। तो DPSP ये क्या कहता है, आर्टिकल 35 ये बेसिकली आपको ये याद रखना है कि DPSP जो है ना ये रुको सबसे पहले स्पेनिश से लिया गया था, स्पेनिश से आयरिश, आयरिश से इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट स्पेनिश फिर आयरिश फिर इंडिया। ठीक है, अब उसमें से 3 भाग में बांटा गया है, आपको ये याद रखना चाहिए। सोशलिस्ट जो है बेसिकली आर्टिकल 38 to 47A ये आपका सोशलिस्ट हो जाता है। ठीक है, गांधीयन आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे शायद नहीं दिया होगा, दिया है क्या, नहीं दिया है। गांधीयन प्रिंसिपल जो है ये मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो गांधीयन जो है ये बेसिकली 40, 43, 43B, 46, 47, 48
ठीक है ना। ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल। उसके बाद एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है? तो 44, 45, 48, 48A, 49 और 51, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल पीपल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इस कदर है कि ना तो ये मतलब बुक में दिया गया है, ना तो आप रिवाइज के टाइम आपको इतना याद रहेगा और ना ही आप इतना कर पाओगे। तो एज इन अगर ये याद रहेगा 40, 43, 43, 20, 46, 47, 48, ये गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। LIP हो गया, LIP में 45, 44, 45, 48, 48A, 49, 51, बस ऐसे आपको याद रख सकता है। तो इसीलिए मैंने बताने की कोशिश किया है। देखो आर्टिकल 36 सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं। तो आर्टिकल 36 ये क्या कहता है? ये डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से देखो, होगा आसानी क्या कि अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि ये सोशलिस्ट के अंतर्गत आ रहा है कि आपका मतलब इसके अंदर आ रहा है, ये गांधीयन या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आर्टिकल 37 जो है, ये बेसिकली क्या करता है? आर्टिकल वेट फॉर अ व्हाइल फ्रेंड। आर्टिकल 37 जो है बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ सॉरी मेरा पेंसिल नहीं चल रहा था। ओके, देखो आर्टिकल 37 जो है, आर्टिकल 37 ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट्स। उसके बाद स्टेट टू सिक्योर अ सोशलिस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ प्रिंसिपल, ये आर्टिकल 38 है। तो देखो 38 कहाँ किसके अंतर्गत आता है? 38 जो है ये आपका सोशलिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39 देखो आपका कहाँ आ रहा है? ये भी सोशलिस्ट के अंतर्गत ही आ रहा होगा। ये क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39A ये क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, किसके अंतर्गत आता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल 39A है ये। फिर वही आर्टिकल 40 ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 क्या कहता है? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओह सॉरी, दो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, दोनों डिस्चार्ज हो गया है। देखो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आएगा पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4, ये क्या है? ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ये प्रियम्बल सबसे पहले आएगा, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आएगा। फिर आर्टिकल 2 ये 5 to 11 है, ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। फिर पार्ट 3 ये 12 to 35 है, फंडामेंटल राइट्स है। 36 to 51 DPSP है। 51A दैट इज पार्ट 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 ये 52 से लेके 151 यूनियन के बारे में। पार्ट 6 से लेके 152 से ले पार्ट 6 में 152 से लेके 237 स्टेट के बारे में बताता है ना। ये आपको यूनियन 52 से लेके 51 इसके बीच में आप 1 डाल दीजिए, यूनियन हो जाएगा। और यहीं पे 152, तो 152 इंटू 2 करोगे ना 304, नहीं हो रहा है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, कितना ऐड करना पड़ता है ना। तो ये 237 आ जाता है। ठीक है, ओके, अगर आपको भी पता होगा, ये नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। ओके, उसके बाद पार्ट 7 जो है ये 238 आर्टिकल स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद पार्ट 8 ये 239 से लेके 242 है, यूनियन और टेरिटरी के बारे में बताता है। पार्ट 9 243 से लेके 243O पंचायत के बारे में है। पार्ट 9A 243P से लेके 243ZZ म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, एज इन याद होगा ना आपको। पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। फिर पार्ट 9B 243ZH से लेके 243ZT कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है।
पार्ट 10 जो है ये 244 से लेके 244A ये शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है। पार्ट 11 जो है ये आर्टिकल 245 से लेके 263 है, रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताता है। और पार्ट 12 जो है वो 264 से लेके 300A ये फाइनेंस, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बताता है। फिर पार्ट 13 जो है ये 301 से लेके 307 तक है, ये बेसिकली ट्रेड, कॉमर्स, इंटर कोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। उसके बाद पार्ट 14 जो है ये बेसिकली 308 से लेकर 323 तक है, ये सर्विस विद यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। और पार्ट 14A जो है 323A टू 323B ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। पार्ट 15 जो है ये 324 से लेकर 329A ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन से बेसिकली रिलेटेड है। उसके बाद पार्ट 16 जो है 330 से लेके 342 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, आप ऐसे देखते रहोगे, है ना, यहाँ तक इलेक्शन कमीशन तक तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आर्टिकल 41 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, याद रखना है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 जो है ये बेसिकली प्रोविजन है किसके लिए, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मतलब इंसानियत के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद आर्टिकल 43 जो है बेसिकली लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A ये बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और आर्टिकल 43B जो है बेसिकली स्टेट शैल जो है वो एंडेवर करेगा, जो प्रमोट करेगा वॉलंटरी प्रमोशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, साथ ही साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। ये क्या है, आर्टिकल 43 क्लॉज B के लिए बोला गया है ना। अब देखो आर्टिकल, लगता है यहीं पे आर्टिकल सारा ख़त्म कर देगा क्या, हाँ लगता है, सही रहा है, चलो देखते हैं, अच्छा लगेगा। आर्टिकल 44 जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के लिए बताया गया है। आर्टिकल 45 जो है ये प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ये आर्टिकल 45 ये बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, कितना एज से, तो एज ऑफ 6 ईयर, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 बिलो द एज ऑफ 6 ईयर बताता है। आर्टिकल 46 जो है ये क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। फिर देखो आर्टिकल 47 जो है ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जो बेसिकली रेज करेगा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। फिर से आर्टिकल 47 जो है ना ये बेसिकली क्या करता है, ड्यूटी है स्टेट का जो क्या करेगा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अपने लोगों के अंतर्गत बढ़ाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ाएगा और पब्लिक हेल्थ को भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब इम्प्रूव करेगा उसको भी। ये आर्टिकल 47 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। आर्टिकल 48A देखो 48 देख लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है। 48A जो है बेसिकली प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 48A कहता है ना। 48A ये न्यू डायरेक्टिव्स है ना, ए है यहाँ पे, तो ये न्यू डायरेक्टिव में जा रहा है। वहीं अगर हम आर्टिकल 48 पूछूँ तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ रहा है। ठीक है, 48 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ रहा है। वहीं 47 पूछो तो ये भी गांधीयन में आ रहा है, और 46 पूछो तो ये भी गांधीयन में आ रहा है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में आ रहा है। तो 46, 47, 48 ये गांधीयन में आ रहा है। ये न्यू डायरेक्टिव्स है, तो ये 48 है। ये न्यू डायरेक्टिव्स जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट और सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये 48A में आ रहा है। वहीं आर्टिकल 49 अगर मैं पूछ दूँ कि आर्टिकल 49 किसके अंतर्गत आ रहा है, बता सकते हो, तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आर्टिकल 49 है। उसके बाद वहीं आर्टिकल 50 जो है ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 50 जो है ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो आपको पता होना चाहिए, पिलर LEJ, तो लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एज एन सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 जो है ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 क्या है, वो क्या कहता है, आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी करना, अचीव करना है, ठीक है। ये हमारा DPS भी ख़त्म होता है। अब हम लोग आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो पार्ट 4A, अगर पार्ट 4A के बारे में अगर कुछ मैं बता दूं बिफोर डिस्कसिंग, तो वो ना आपके लिए आसानी होगा। और चलिए एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 4A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बेसिकली कहता क्या है। देखो ये बेसिकली ना फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कब लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इंस्पायर जो है ना, कहाँ गया पेंसिल, देखो इंस्पायर्ड बाय USSR, ये तो आपको पता होगा। ये पार्ट 4A जो है ये बेसिकली ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। और किस ईयर में आप अगर बता सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 1972, सही बोला मैंने, 76, कौन सा सही बताओ। देखो उसके बाद यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। उसके बाद आर्टिकल 51 जो है वो ऐड किया गया था, 51A को ऐड कर दिया गया था। और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, राइट। और ये एनफोर्सिएबल बट नॉट जस्टिसिएबल, ये एनफोर्सिएबल है लेकिन आप कोर्ट में उसके जस्टिस के लिए गुहार नहीं लगा सकते हो, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। आई होप दैट आपको इतना मतलब पता चल रहा है, ये काफ़ी है। चलिए आगे अब देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे यूनियन आ गए अब हम लोग। तो सबसे पहले चैप्टर 1 आएगा, ये पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको आप खुद से एक बार देख लेना है। मैंने ऐसा कुछ मतलब छोड़ा नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने सब बता दिया है। अब चलो देखो, अब हम लोग आ गए हम लोग एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, यही देखना है, वही हमारा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ और छुटा है। तो देखो अगर आप प्रेसिडेंट को देखोगे ना, तो इसका आर्टिकल अगर आपको जानना रहा तो ये बेसिकली आर्टिकल 52 से लेके 78 जो है पार्ट 5 ये प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको बोला गया है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका सबसे पहले आ जाएगा प्रेसिडेंट। ये बहुत मोटा है क्या, सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद आएंगे आपके अटॉर्नी जनरल। ये कौन है, ये आपके इतने सारे जो हैं ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन्हीं को बोला गया है। सिर्फ इतना ही है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनकेस यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, यही हैं आपके। अब देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 यही कहता है। आर्टिकल 53 जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बोला गया है। आर्टिकल 54 जो है ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन वोट कर सकते हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में ना देखो इतना डेप्थ में तो अब मुझे नहीं लगता है कोई बताने वाला होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोकसभा, सॉरी, मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, LSLA, और मेंबर और नो नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और नो नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। देखो ये होता क्या है, इलेक्शन का नाम क्या है, तो कहीं जगह है ही नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसका नाम है। इसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आई होप कि मैंने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बोल दिया है। देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कैन बी इलेक्टेड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आप चलो आगे देख लेंगे। देखो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो ये ही सिर्फ आर्टिकल 61 ही जो है वो प्रोसीजर बताता है कि आप कैसे आप इम्पीच कर सकते हो प्रेसिडेंट को।
जैसे अगर मान लो आप चैप्टर 11 ऑफ लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया है कि आर्टिकल 61 जो है वो कैसे आप प्रोसीजर कैसे है इम्पीच कर सकते हो प्रेसिडेंट को। चलो थोड़ा सा और भले लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं। देखो 2/3 ऑफ मेंबर जो है, कहाँ गया, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये है आपका प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए 2/3। फिर आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल 64, देखो यहाँ पे ना उससे पहले ओथ अगर आपको ध्यान रखना है तो CGI के पास लेते हैं, ओथ जो है वो CGI के पास लेते हैं, और अपना रेजिग्नेशन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के पास देते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले मैंने आपको इतना बता दिया। अब चलिए हम लोग जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होता है। देखिए बेसिकली इनका एज जो है 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड एज अ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, उनका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए कि वो राज्यसभा में इलेक्ट हो सके, वैसे लोग होने चाहिए, ठीक है। इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, और बस इतना है। और जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो लोकसभा में इलेक्टेड होने के काबिल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 64 जो है ये वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के एज इन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 65 जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 66 ये क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है, देखो प्रेसिडेंट में कौन कौन रहते थे। प्रेसिडेंट में मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन करोगे ना तो कौन कौन रहेंगे, तो देखो इसके मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों रहेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे। साथ ही साथ बोथ द मेंबर ऑफ द हाउस, लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसमें ना लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है, आपको बस लोकसभा, राज्यसभा और उसके नॉमिनेटेड मेंबर ये रहने चाहिए। और यहीं पे अगर आप प्रेसिडेंट का लेते हो तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सन्स भी वोट करते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 72 जो है ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो बेसिकली ग्रांट करते हैं पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। मतलब पार्डनिंग पावर जो है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। फिर आर्टिकल 74 जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट है। और आर्टिकल 76 जो है ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है ना। अब देखो अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पार्लियामेंट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में ही आपका सारा वो आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसी में आ जाएंगे। देखो बिफोर पार्लियामेंट आपको ऑर्गन्स पता होना चाहिए। अगर मैं ऑर्गन बता दूं तो ऑर्गन जो है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हुए हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये है ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट्स। अब देखो यहाँ पे आप देखते हैं तो पार्लियामेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, तो प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट है एंड हाउस ऑफ पीपल्स है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में यही दिया गया है। तो प्रेसिडेंट है, काउंसिल स्टेट मतलब राज्यसभा के मेंबर, और हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के मेंबर, यही होते हैं आपकी पार्लियामेंट, ठीक है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा का लोग नहीं, या फिर सिर्फ राज्यसभा का मेंबर नहीं। पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। टू बी इन डेप्थ नॉलेज। अब देखो प्रेसिडेंट जो है, अब देखो आगे हम देखते हैं आर्टिकल 79। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। फिर आर्टिकल 80 जो है ये कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा। आर्टिकल 81 ये लोकसभा के मेंबर, और आर्टिकल 83 जो है ये ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपको पता होना चाहिए 5 साल, ठीक है, या फिर जब तक मेजोरिटी होल्ड करते हैं तब तक। फिर उसके बाद आर्टिकल 84 तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो बताता है। फिर आर्टिकल 85 जो है ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट है,
प्रोरोगेशंस एंड डिसोल्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 86 जो है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। मतलब क्या राइट है? द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। फिर आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट को ये बताता है। फिर आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 जो है ये बेसिकली राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस। फिर आर्टिकल 89, 89 जो है ये चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 90 ये वेकेशन और रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिन्यूएबल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। और आर्टिकल 93 जो है ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। उसके बाद आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 जो है ये वेकेशन और रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। फिर आर्टिकल 95, आर्टिकल 95 जो है ये बेसिकली पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज अ स्पीकर। फिर आर्टिकल 98 जो है ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट है। आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर है। आर्टिकल 100 जो है ये वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट एंड नॉट विथस्टैंड वैकेंसीज एंड कोरम। फिर आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 जो है ये क्या कहता है, ये पावर, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर एंड कमिटी देयर ऑफ। आर्टिकल 106 जो है ये सैलरी और अलाउंसेस है मेंबर्स के, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा है ना, सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया गया आर्टिकल 106 में। आर्टिकल 107 जो है वो प्रोविजन है एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। फिर आर्टिकल 108 जो है ये जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस है। आर्टिकल 109 जो है ये स्पेशल प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी मनी बिल्स। फिर आर्टिकल 110 जो है ये डिफिनेशन ऑफ मनी बिल है। आर्टिकल 110 जो है ये डिफिनेशन ऑफ मनी बिल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ना। उसके बाद आर्टिकल 111 जो है ये असेंट टू बिल है। आर्टिकल 112 जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट है। आर्टिकल 112 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 112 रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट। फिर आर्टिकल 113 जो है ये बेसिकली प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। फिर आर्टिकल 14 जो है 114 जो है बेसिकली अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल है। आर्टिकल 115 जो है ये सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स है। आर्टिकल 116 जो है ये बेसिकली वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स है। आर्टिकल 117 जो है ये बेसिकली स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल है। आर्टिकल 118 जो है ये बेसिकली रूल ऑफ प्रोसीजर है। आर्टिकल 119 ये रेगुलेशंस बाय द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। आर्टिकल 120 जो है ये बेसिकली लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट है। आर्टिकल 112 जो है ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 122 ये कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोर्ट जो है वो क्या प्रोसीडिंग चल रही है ना पार्लियामेंट में, उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है, ये आर्टिकल 122 बताता है। अब देखो चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहले आर्टिकल 123 आएगा। ये क्या बताता है कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है जो वो ऑर्डिनेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, व्हेन बोथ द हाउसेस इज नॉट इन सेशन, ठीक है, या एनी वन ऑफ द हाउसेस इज नॉट इन सेशन, तो बेसिकली प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस होता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एज इन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना तो आपको वो कहाँ मिलेगा, ये आपको एज इन प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में होगा। तो मतलब ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ रिसेस एनी वन कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं है, ये याद रखना है। नॉट टू इंक्वायर इनटू हो गया ना ये, हाँ एनी वन, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, एनी वन नॉट इन सेशन होगा तो आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। एनी वन हाउस नॉट इन सेशन होगा तो आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, है ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग। उसके बाद देखो चैप्टर 6 ऑर्डिनेंस के बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको और कुछ पता होना चाहिए। देखो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये 1978 वाला, ये जुडिशियल रिव्यू लाया था ऑर्डिनेंस में, ठीक है। मतलब अगर ये प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उसमें भी जुडिशियल रिव्यू है, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था।
ऑर्डिनेंस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, कुछ और आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो आर्टिकल 124 जो है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ गया है। ये पार्लियामेंट के चैप्टर खत्म हो गया हमारा। फिर सैलरी एक्सेट्रा ऑफ द जजेस है आर्टिकल 125, सैलरी एंड मतलब सैलरी एंड पेमेंट ऑफ जजेस है ना। उसके बाद वेट फॉर वाइल, मतलब मैं ये ध्यान रख रहा हूँ ना कि कुछ छूट नहीं रहा है। देखो छूट तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा चीज़ ना छूट जाए कि जो बता देना चाहिए था, है ना। देखो प्रोमulgेशन ऑफ मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही ये सेटअप ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था ना, ये आपको पता होगा। उसके बाद फिर आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये बेसिकली पार्ट 5 जो है डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। 124 से लेके 147 तक, ठीक है। सैलरी ऑफ द जजेस है। इस सैलरी ऑफ द जजेस ये बेसिकली कहाँ जाता है, मतलब बेसिकली मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे लागू होता है, ये आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। देखो चार्ज मैं मतलब मुझे नहीं लगता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ भी आएगा, इसीलिए चार्ज होता है सबसे पहले। सैलरी जो है ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज कहाँ पे चार्ज है, तो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, सॉरी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। एंड ओनली डिस्कस्ड नॉट डिटरमाइंड इन पार्लियामेंट, ये सिर्फ डिस्कस हो सकता है, ये डिटरमाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। फिर आर्टिकल 126 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये कहाँ पे आर्टिकल 126 में है। आर्टिकल 127 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 128 जो है वो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 129 जो है ये सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आर्टिकल 130 जो है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 131 ऑर्गेनाइजेशन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अपीलेट जुरिडिक्शंस भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, है ना। आपको आई होप दैट यू आर गेटिंग। जैसे दो तरह का जुरिडिक्शन होता है ना, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, एक होता है अपीलेट जुरिडिक्शन। तो दोनों का ऐसे बताया गया है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलेट जुरिडिक्शन। अगर इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसको बोलते हैं, अपीलेट जुरिडिक्शन किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं ये सब बताने लगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आर्टिकल 133 जो है ये अपीलेट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। फिर आर्टिकल 134 ये बेसिकली अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर। आर्टिकल 134 ए सर्टिफिकेट फॉर अपील और टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 135 जो है ये बेसिकली जुरिडिक्शंस एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 136 जो है ये बेसिकली स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 137 जो है ये बेसिकली रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डिनेंस बाय सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 138 जो है ये एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 141 जो है बेसिकली लॉ जो है वो डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। आर्टिकल 143 जो है वो प्रोवाइड पावर करता है, मतलब पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 144 जो है सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी है जो बेसिकली ऐड करेंगे इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 144 तक। अब हम नेक्स्ट टाइम, है ना, नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे ना तो यहाँ पे हम लोकपाल, ठीक है, लोकपाल और यहाँ पे चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, ठीक है। फ्रेंड्स देखो मेहनत लग रहा है, ठीक है, और आई होप दैट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ वेल बेटर वे। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि कुछ चीज़ और डिटेल में होनी चाहिए तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो पूरा लेक्चर वीडियो को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लेंदी वीडियो बच्चे जनरली ऑप्ट नहीं करते हैं देखना, इसलिए मैं भी ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ बताना, नहीं तो मैं और भी थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ। इस आर्टिकल्स जो हैं ये सब आर्टिकल को थोड़ा और समझा सकता हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड, मुझे लगता है कि समझाना चाहिए। ओके टिल देन अब नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो लोकपाल डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। ओके थैंक यू।